पश्चिम बंगाल समेत 5 राज्यों में वोटों की गिनती जारी। बंगाल के नंदीग्राम पर सबकी नजर। बीजेपी और टीएमसी में कांटे की टक्कर। मधुपुर उपचुनाव को लेकर वोटों की गिनती शुरू। 3 लेयर सिक्योरिटी में की जा रही काउंटिंग। 17 अप्रैल को हुआ था मतदान। झांसी में रेमडेसिविर इंजेक्शन की कालाबाजारी का पर्दाफाश। पुलिस ने 7 लोगों को किया गिरफ्तार। 40,000 से लेकर 1 लाख तक की कीमत पर बिक रहे थे इंजेक्शन। और भागलपुर दानापुर इंटरसिटी एक्सप्रेस में लूटकांड में रेल विभाग की बड़ी कार्रवाई। भागलपुर के रेल थानेदार निलंबित। 13 अप्रैल को हुई थी ट्रेन में लूट। नमस्कार, वीआईपी न्यूज में आपका स्वागत है। आपके साथ हाजिर हूं मैं कंचन। तो पश्चिम बंगाल समेत 5 राज्यों में आज विधानसभा चुनाव के नतीजे घोषित किए जा रहे हैं। सुबह 8 बजे वोटों की गिनती शुरू हो गई है। बंगाल में जहां इस बार टीएमसी और बीजेपी के बीच मुकाबला है, तो वहीं असम में कांग्रेस और बीजेपी आमने सामने हैं। यानी तमिलनाडु, केरल और पुडुचेरी पर भी सभी की निगाहें टिकी हुई हैं और देश के इन 5 राज्य की 822 विधानसभा सीटों पर मतगणना हो रही है। लेकिन सभी की निगाहें पश्चिम बंगाल के नंदीग्राम सीट के नतीजों पर है। नंदीग्राम सीट पर शुभेंदु अधिकारी शुरुआती रुझान में आगे चल रहे हैं। नंदीग्राम सीट पर टीएमसी प्रमुख और मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और बीजेपी के शुभेंदु अधिकारी के बीच यहां कांटे का मुकाबला माना जा रहा है। क्या इस सीट का नतीजा बंगाल की सियासी भविष्य तय करेगा? नंदीग्राम बंगाल की सबसे हाई प्रोफाइल सीट मानी जा रही है, जहां 1 अप्रैल को 88% यहां पर मतदान हुआ था। यहां पर टीएमसी प्रमुख मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और बीजेपी से शुभेंदु अधिकारी आमने सामने हैं। लेफ्ट से मीनाक्षी मुखर्जी मैदान में हैं। इस सीट को जीतने के लिए ममता और शुभेंदु ने कोई कसर नहीं छोड़ी है। हालांकि यह सीट लंबे समय तक लेफ्ट के पास रही है, लेकिन नंदीग्राम भूमि आंदोलन के बाद से टीएमसी अपना वर्चस्व बरकरार यहां पर रखे हुए है। ऐसे में यह देखना है कि इस बार नंदीग्राम में कमल खिलता है या फिर दीदी का सियासी वर्चस्व कायम रहता है। तो आज इस पूरी चर्चा पर हमारे साथ बिहार झारखंड के संपादक कुंदन कृतज्ञ जी जुड़ गए हैं। कुंदन जी, आज बड़ा अहम दिन है। राज्य में 5 राज्यों में आज यहां पर रिजल्ट आना है और ऐसे में सबकी निगाहें पश्चिम बंगाल पर यहां पर टिकी हुई है, क्योंकि यहां खास तौर पर देखने को मिला है कि बीजेपी और टीएमसी के बीच में कांटे की टक्कर है। और रुझानों की अगर हम बात कर ले तो कभी टीएमसी तो कभी बीजेपी यहां पर आगे नजर आ रही है। ऐसे में सबसे हॉट सीट है नंदीग्राम, जहां पर रुझानों के हिसाब से बीजेपी आगे है। सर, देखिए कंचन, जिन 5 राज्यों में आज विधानसभा चुनाव के परिणाम आ रहे हैं, उन 5 राज्यों की स्थिति अब धीरे धीरे स्पष्ट हो रही है। जहां पश्चिम बंगाल की बात करें, क्योंकि इन 5 राज्यों में सबसे हॉट स्टेट के तौर पर अगर किसी राज्य को देखा जा रहा था तो वो पश्चिम बंगाल था, जहां पर तृणमूल कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी बिल्कुल आमने सामने है। और यहाँ पर स्थिति अभी तक कंचन ये है कि 224 सीटों के रुझान आ चुके हैं। जिन 292 सीटों पर चुनाव हुए हैं, उसमें सबसे अहम दिलचस्प बात अभी तक सामने निकलकर यह आई है कि 224 सीटों के रुझान में महज 1 सीट पर अदर्स को बढ़त मिलती हुई दिख रही है। बाकी 223 सीटों में 137 सीट पर टीएमसी और 86 सीट पर भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार आगे चल रहे हैं। तो यहां पर लेफ्ट, कांग्रेस या बाकी जितने छोटे धड़े थे, तमाम धड़ों को जनता ने बिल्कुल सिरे से खारिज कर दिया है। वहीं अगर हम तमिलनाडु की बात करें तो तमिलनाडु में इस बार सत्ता परिवर्तन होती हुई दिखाई दे रही है, क्योंकि 2016 में एआईएडीएमके की प्रमुख जयललिता की मौत हुई थी। 2018 में डीएमके प्रमुख करुणानिधि की
मौत हुई थी और उसके बाद भारतीय जनता पार्टी और डीएमके की मिलीजुली सरकार चल रही थी, लेकिन माफ कीजिएगा एआईडीएमके की सरकार चल रही थी और उसमें जो परिस्थितियां बनकर सामने आई हैं उन परिस्थितियों में डीएमके के साथ कांग्रेस ने चुनाव लड़ा है और इस बार वहां पर सत्ता परिवर्तन होता हुआ दिख रहा है, क्योंकि तमिलनाडु में 234 सीटों में 219 सीटों के रुझान आ चुके हैं। डीएमके 125 सीट पर कांग्रेस गठबंधन के साथ आगे चल रही है, एआईएडीएमके 94 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी के साथ आगे चल रही है। अगर असम में देखें तो असम में एग्जिट पोल के नतीजों के हिसाब से ही भारतीय जनता पार्टी वापस सत्ता में आती हुई दिखाई दे रही है। और सबसे अहम बात आपको बता दें कि असम के 129 सीटों में 100 सीटों के रुझान आ चुके हैं, जिसमें भारतीय जनता पार्टी 68 सीटों पर आगे चल रही है, कांग्रेस 31 सीटों पर आगे चल रही है और अदर्स 1 सीट पर आगे चल रहे हैं। पुडुचेरी की बात करें तो पुडुचेरी से कांग्रेस के लिए एक अच्छी खबर आती हुई दिख रही है, जहां पर यह माना जा रहा है कि कांग्रेस की स्थिति वहां पर इस बार अच्छी हो सकती है। वहीं केरल में एलडीएफ और यूडीएफ के बीच में जो मुकाबला था, एलडीएफ सत्ता में आती हुई दिखाई दे रही है। कुल 140 सीटों में 140 सीटों के रुझान आ चुके हैं। एलडीएफ 91 सीटों पर, यूडीएफ 45 सीटों पर, बीजेपी अपने सहयोगी गठबंधन के साथ 4 सीटों पर आगे चल रही है। तो शुरुआती रुझानों में कह सकते हैं कि पांचों राज्यों की स्थिति अब धीरे धीरे स्पष्ट होती जा रही है। और वहीं सबसे दिलचस्प बात, झारखंड के एक सीट मधुपुर का जो उपचुनाव हुआ था उसमें पहले राउंड की गिनती समाप्त हो चुकी है। वहां पर भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार गंगा नारायण 2878 वोटों से अपने निकटतम प्रतिद्वंदी हफीजुल हसन अंसारी से आगे चल रहे हैं। कंचन, इस पूरी चर्चा में हमारे साथ बीजेपी प्रवक्ता विनोद शर्मा जी भी जुड़ गए हैं। विनोद जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। विनोद जी, आवाज मिल रही है मेरी? जी 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 जी, बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। आज का बड़ा अहम दिन, बड़ा खास दिन आपके लिए। तमाम यहाँ पर अगर देखा जाए तो बीजेपी के तमाम लोगों के लिए, पार्टी के लिए बड़ा अहम दिन है। क्या लगता है क्या होगा रिजल्ट में? देखिए, अभी तो प्रारंभिक रुझान है और निश्चित रूप से घंटे 2 घंटे में सारी चीजें स्पष्ट हो जाएंगी। अभी भी हम लोगों का संभावना बहुत अच्छा है। भाजपा अपने अच्छे मने कार्यों के चलते बहुत अच्छी स्थिति में है और निश्चित रूप से जनता ने वहां भाजपा को पसंद किया है। ठीक है, अभी रुझान में आगे है टीएमसी, लेकिन हम लोग का विश्वास है कि अंत तक हम लोग उनसे आगे रहेंगे आने वाले अंतिम चरण में। कितनी सीटें मिल सकती हैं सर बीजेपी को? पिछले चुनाव की अगर बात करें, यहाँ पर तो महज 3 सीटों पर ही सिमट कर रह गई थी। इस बार यहाँ पर लगातार आप लोगों की तरफ से कहा जा रहा है कि 200 सीटें जीतेंगे। निश्चित रूप से हम लोग का विश्वास है। हम लोगों ने जो काम किया है वहां जनता का जो विश्वास मिला है, हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी के कार्यों को पूरे देश में जो देखा है और वहां के लोग विकास चाहते थे, तो इसलिए वहां लोगों ने कमल के लिए काफी मेहनत किया और वोट दिया है। और निश्चित रूप से हम लोग का मानना है कि हम लोग लगभग 200 के रहेंगे और अंतिम चरण का जो रुझान आएगा, जो परिणाम आएंगे, मिला जुला करके सब भाजपा के पक्ष में होंगे। लेकिन लगता है विनोद जी की डगर इतनी आसान होगी, क्योंकि एक तरफ क्षेत्रीय राजनीतिक दल है जो लगभग 10 सालों से सत्ता में है और दूसरी और एक यहाँ पर राष्ट्रीय दावेदार जो अपने पिछले लोकसभा चुनावों के प्रदर्शन के बल पर सत्तारूढ़ पार्टी को अखाड़े में फेंकने की कोशिश कर रहे हैं। क्या लगता है, डगर जो है वो इतनी आसान नजर आती है सर? नहीं, लड़ाई बहुत कड़ी है, दिलचस्प मुकाबला, इसमें कोई दिक्कत नहीं है कहने में। मुकाबला बहुत दिलचस्प है, लेकिन ये भी स्पष्ट होने लगा कि ममता जी दीदी के खिलाफ वहां लोगों को आक्रोश है। जो रुझान नजर आ रहे हैं, जो उनका जो विश्वास था डगमगाया है और निश्चित रूप से टीएमसी पिछले से बहुत अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाएगी पिछले की तरह और निश्चित रूप से अंतिम तक रोचक मुकाबला बना रहेगा। कुंदन जी भी हमारे साथ बने हुए हैं। कुंदन जी, एक तरफ क्षेत्रीय राजनीतिक दल जो 10 सालों से सत्ता में है और दूसरी ओर एक यहाँ पर राष्ट्रीय दावेदार जो अपने पिछले लोकसभा चुनाव के प्रदर्शन के बल पर सत्तारूढ़ पार्टी को यहाँ पर उखाड़ फेंकने की कोशिश में है। डगर आसान नहीं है, टीएमसी के लिए यहाँ पर डगर आसान नजर नहीं आ रही है सर। देखिए कंचन, यह भी एक स्थापित फैक्ट है। अगर हम पश्चिम बंगाल के इतिहास को उठाकर देखें तो पश्चिम बंगाल का इतिहास बड़ा ही आप कह सकते हैं इंटरेस्टिंग रहा है और पश्चिम बंगाल के बारे में यही कहा जाता है कि आज जो पश्चिम बंगाल में होता है वह कल दिल्ली में घटित होता है। पश्चिम बंगाल की राजनीति दिल्ली को बहुत ज़्यादा प्रभावित करती रही है।
अगर हम बात कर ले पश्चिम बंगाल के शुरुआती दिनों से, तो कांग्रेस ने वहाँ पर शासन किया और कांग्रेस के शासन के बाद जब वहाँ पर वामपंथी दलों का शासन हुआ, ज्योति बसु और बुद्धदेव भट्टाचार्य जैसे लोगों ने पश्चिम बंगाल को नेतृत्व किया, उसके बाद 10 सालों तक ममता बनर्जी जो एक लंबे संघर्ष की उपज थी, ममता बनर्जी का खुद का इतिहास एक संघर्ष का इतिहास रहा है और ऐसा माना जाता है कि ममता बनर्जी की पकड़ समाज के आखिरी पायदान पर खड़े हर एक व्यक्ति के साथ है, उनका व्यक्तिगत संबंध रहा है। और इस बार के पश्चिम बंगाल चुनाव के बारे में कंचन कहा जाता है कि पश्चिम बंगाल का चुनाव 4M1Y पर लड़ा गया है। 4M की अगर हम बात करें तो मिडिल क्लास, महिला, मथुआ कम्युनिटी और अगर 1Y की बात करें तो यूथ, साथ ही मुस्लिम्स की बात कर लें तो मिडिल क्लास, महिला, मथुआ कम्युनिटी, मुस्लिम्स और यूथ, इन 4M1Y पर चुनाव लड़ा गया है। और सबसे अहम बात आपको बता दें कि इस बार के चुनाव में अगर कोई निर्णायक भूमिका अदा करेगा तो वो है मथुआ समुदाय के लोग, जो 17.4% की जनसंख्या है, जिनका जो मतदाता है पश्चिम बंगाल के, और लगभग 70 विधानसभा में उनका वर्चस्व रहा है। 70 विधानसभा में वह अपने विधायकों का फैसला करवाने की स्थिति में रहे हैं। और खास करके अमित शाह और भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरीके से इस बार एक कार्ड खेला था मथुआ कम्युनिटी को लेकर, और शायद वह कार्ड सक्सेसफुल होता हुआ दिख रहा है, क्योंकि जो नतीजे आ रहे हैं 3 सीटों से अभी तक अगर जो रुझानों की बात कर ले तो 224 सीटों के रुझान आए हैं, इसमें से 86 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी आगे चल रही है। ऐसे में इन 86 सीटों में जिन सीटों पर भारतीय जनता पार्टी आगे चल रही है, लीड कर रही है, उन सीटों में ये मथुआ समुदाय के जुड़ी काफी संख्या की सीटें हैं। और वहां पर अमित शाह ने खुद घोषणा की थी कि उन्हें नागरिकता दी जाएगी, नागरिकता प्रदान की जाएगी। मथुआ कम्युनिटी के बारे में आपको बता दें कि यह बांग्लादेश के स्थापना के पहले ईस्ट पाकिस्तान से रिप्लेस होकर आए थे लोग पश्चिम बंगाल में, और यहां पर इनका वर्चस्व अभी तक कह सकते हैं कि दलित और जो निचले तबके के लोग हैं उन तबकों के बीच में के रूप में जाना जाता रहा है। लेकिन इस बार भारतीय जनता पार्टी ने जो कार्ड खेला है उस कार्ड का फायदा होता हुआ दिख रहा है। और एक दूसरी चीज और कंचन साथ में आपको बता दूं कि जो एग्जिट पोल, वो तमाम एग्जिट पोल ने जिस तरीके से कांटे के संघर्ष की बात कही थी, यह घोषित किया था कि 147 सीट जो बहुमत का आंकड़ा है, उस आंकड़े के आसपास ही दोनों पार्टियां रहेंगी, वो चाहे तृणमूल कांग्रेस हो या भारतीय जनता पार्टी हो। लेकिन अभी तक के जो रुझान है, भले ही इसे राजनीतिक दल या राजनीतिक शख्सियत शुरुआती रुझान कहकर टाल दें, लेकिन ट्रेंड आने शुरू हो गए हैं। फासला थोड़ा सा बढ़ा हुआ है। जहां 137 सीटों पर तृणमूल कांग्रेस आगे है, वहीं महज 86 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार आगे चल रहे हैं। तो फासला थोड़ा सा बड़ा है। लेकिन एग्जिट पोल के नतीजे जो आए थे, उन्होंने इतने बड़े फासले की गुंजाइश नहीं बताई थी। अब जैसे जैसे समय बीतेगा वैसे वैसे तमाम चीजें अपने आप में स्पष्ट होती चली जाएंगी। यानी कुंदन जी ये कह सकते हैं कि बीजेपी की जो डगर है वो भी यहाँ पर दोनों की अगर बात कर ले, एक तरफ टीएमसी दूसरी तरफ बीजेपी, दोनों के बीच कांटे की टक्कर है। और इस टक्कर को लेकर अगर ये कहा जाए कि डगर किसी की भी आसान नहीं है, धीरे धीरे जैसे एग्जिट पोल सामने आ रहे हैं वैसे वैसे धीरे धीरे स्थिति साफ हो रही है। बीजेपी अगर बात करें तो पिछले चुनाव में महज 3 सीटों पर सिमट कर रह गई थी, और ऐसे में लगातार बीजेपी का यह कहना कि 200 सीट से इस बार जीत दर्ज कराएंगे अपने आप में एक बड़ा सवाल है, क्योंकि अभी भी ये क्लियर नहीं हुआ है, अभी भी थोड़ा सा और वक्त बचा है। कुंदन जी देखिए कंचन, यह 200 सीटों के पार, यह 200 सीटों का जो लक्ष्य भारतीय जनता पार्टी ने निर्धारित किया था, यह कहीं ना कहीं कार्यकर्ताओं के अंदर जोश भरने के लिए, कार्यकर्ताओं को उत्साहित करने के लिए और जनता को एक तरीके से अपनी तरफ खींचने के लिए ये तमाम नारे दिए जाते हैं। मैं आपको झारखंड का उदाहरण देना चाहूंगा। जब रघुवर दास 2019 में रघुवर दास की सरकार थी और झारखंड विधानसभा चुनाव में गया था, तो अब की बार 60 पार का नारा दिया गया था। हालांकि स्थिति यह हुई कि भारतीय जनता पार्टी सत्ता में, सरकार में वापस नहीं आ पाई, लेकिन नारे दिए गए थे, नारे गढ़े गए थे। और सबसे अहम बात आपको बताएं कि नारे जो हैं वो राजनीतिक विश्लेषक या राजनीतिक पंडित हैं या खास करके किसी पार्टी विशेष के जुड़े हुए जो समर्थक होते हैं, वो इसे गढ़ने का काम करते हैं ताकि जनता को अधिक से अधिक संख्या में आकर्षित किया जा सके, जो उनके मतदाता हों और मतदाताओं को अपनी तरफ कन्वर्ट करके वोटों की संख्या और सीटों की संख्या बढ़ाई जा सके।
सके। और शायद इसी वजह से इस बार बंगाल में भी यही नारा दिया गया था, 200 पार का नारा था। यह कार्यकर्ताओं को, राजनीतिक विश्लेषकों को और जनता को लुभाने के लिए यह नारा दिया गया था। लेकिन सबसे अहम बात यह है कि ममता बनर्जी की जो ग्रास रूट की पकड़ थी, उस पकड़ भले ही वो थोड़ी सी ढीली पड़ी हो, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी संघर्ष के तौर पर वहां पर एक बड़ी पार्टी बनकर उभरी है। उसने लोकसभा चुनाव के दौरान भी अच्छा प्रदर्शन किया था। अगर 40 सीटों की बात कर लें तो 40 सीटों में से 18 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी जीत कर आई थी। और एक 3 विधायकों वाली पार्टी अगर 18 लोकसभा चुनाव सीटों को जीत कर आती है तो उसी समय से यह कयास लगाए जा रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी आने वाले विधानसभा चुनाव में अच्छा प्रदर्शन करेगी। और शायद राजनीतिक विश्लेषक, राजनीतिक पंडित इस बात को मानने लगे थे कि ममता बनर्जी की पकड़ कहीं ना कहीं कमजोर हुई है। उनके भतीजे अभिषेक बनर्जी पर भ्रष्टाचार के आरोप लगते रहे। उनके पार्टी के जो कद्दावर नेता थे, शुभेंदु अधिकारी, दिलीप घोष, एक एक नेता कर बारी बारी से उनका दामन छोड़कर भारतीय जनता पार्टी का दामन थामते नजर आए। और आज स्थिति यह है कि नंदीग्राम, पश्चिम बंगाल की सबसे हॉट सीट जो बनी हुई है, उस हॉट सीट पर ममता बनर्जी के पहले, इसके पहले ममता बनर्जी के साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम करने वाले राजनीतिक शख्सियत शुभेंदु अधिकारी थे, जो यहां पर उनके ऑपोजिट, उनके खिलाफ खड़े हैं। और अभी तक जो रुझान आए हैं उसमें लगभग 6000 वोटों से ममता बनर्जी पीछे चल रही थी। बिल्कुल, तो बिल्कुल कुंदन जी, रुझानों में ये भी अभी आया है कि बीजेपी के शुभेंदु अधिकारी, कुंदन जी ये भी आया है कि अभी का अपडेट मैं आपको बता दूं, बीजेपी के शुभेंदु अधिकारी 8106 वोटों से आगे चल रहे हैं नंदीग्राम में, और ममता बनर्जी पीछे चल रही हैं। बिल्कुल, मैं वही आपको कह रहा था कि शुभेंदु अधिकारी यह वही राजनीतिक शख्सियत है जिसने पिछले 10 सालों तक ममता बनर्जी के साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम किया है। और जनवरी महीने में इन्होंने भारतीय जनता पार्टी का दामन थामा है। और तब से यही कयास लगाए जा रहे थे कि ममता बनर्जी के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी शुभेंदु अधिकारी को ही उतारने वाली है, क्योंकि शुभेंदु अधिकारी ही वो शख्सियत है जो ममता बनर्जी को धूल चटाने में कामयाब हो सकते हैं, या ममता बनर्जी को धूल चटाने में वो सक्षम हो सकते हैं। और आज नतीजा देख लीजिए, शुभेंदु अधिकारी शुरुआती रुझानों में आगे चल रहे हैं लगभग 8000 वोटों से। हालांकि ममता बनर्जी की अपनी पहचान है, और नंदीग्राम आंदोलन से लेकर ममता बनर्जी ने उस इलाके के लिए जितना काम किया है, या उस इलाके में जितना उन्होंने समय बिताया है, वहां की जनता ममता बनर्जी के लिए अपना दिलो जान न्यौछावर करने के लिए तैयार है। लेकिन अब नतीजे क्या निकल कर आते हैं, जनता के मन में क्या रहता है, वो तो उन्होंने अपने ईवीएम में कैद कर दिया है, जो नतीजे अब धीरे धीरे सामने निकल कर आ रहे हैं। लेकिन कहा यही जा सकता है कि पश्चिम बंगाल का चुनाव इस बार तमाम 5 राज्यों में से सबसे अहम राज्य साबित होगा। और इस बार पश्चिम बंगाल के नतीजे यह तय करेंगे कि ममता बनर्जी की निगाह अब अगली बार कोलकाता से उठकर दिल्ली की तरफ जाती है, या ममता बनर्जी कोलकाता छोड़कर नंदीग्राम में सीमित हो जाती हैं। यह अब से चंद घंटों में इस बात का भी पता चल जाएगा। कंचन, विनोद जी भी हमारे साथ बने हुए हैं, बीजेपी प्रवक्ता विनोद जी हैं। विनोद जी, आपसे एक सवाल है, जिस तरीके से लगातार यहाँ पर चुनाव के चलते हुए ही आप लोगों ने ये कहा कि 200 सीट से ज्यादा सीटें हम बंगाल में लाकर दिखाएंगे, ये महज यहाँ पर कार्यकर्ताओं का उत्साह बढ़ाने के लिए था, या श्योरिटी आप इस बात की दे रहे हैं कि 200 सीटों से ज्यादा यहाँ पर मिलेंगी? क्योंकि अभी भी कांटे की टक्कर सर नजर आ रही है। यहाँ कभी बीजेपी आगे तो कभी टीएमसी आगे, वक्त है थोड़ा सा, लेकिन उसके बाद स्थिति क्लियर हो जाएगी। निश्चित रूप से अभी थोड़ा वक्त लगेगा, और हम लोग का जो विश्वास है, जमीनी हम लोग को जो रिपोर्ट आई है, हमारे कार्यकर्ताओं ने जो काम किया है, उससे निश्चित रूप से हम लोग आशान्वित हैं कि हम लोग 200 के लगभग जाएंगे। और निश्चित रूप से जो आपने देखा कि चुनाव के पूर्व हिंसा फैलाने का प्रयास किया गया, चुनाव के बीच में टीएमसी द्वारा हमारे कार्यकर्ताओं को भयभीत करने का प्रयास किया गया, उसके बाद भी हमारे कार्यकर्ता निर्बाध रूप से भाजपा के लिए काम करते रहे। कितने लोगों की हत्याएं की गई, लेकिन आम जनता का रुझान भाजपा की ओर था, और दिग्भ्रमित करने का प्रयास ममता दी ने किया, और लोगों को हिंसा के लिए प्रोत्साहित किया। तो निश्चित रूप से आम जनता में जो रुझान है भाजपा के पक्ष में है। अभी नंदीग्राम की अभी जो आप चर्चा कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं उनके खिलाफ जनाक्रोश है लोगों में, ममता जी के खिलाफ। और निश्चित रूप से आने वाले समय में 2-4 घंटे में देखिए कि भाजपा बढ़त के साथ आगे होगी, और हम वहां कमल खिलाने में सफल होंगे।
यानी ये भी कह सकते हैं सर, डगर इतनी आसान भी नहीं है, क्योंकि ममता बनर्जी के साथ यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा लोगों का समर्थन है। अगर देखा जाए तो 10 सालों से यहाँ पर काबिज रहने के बाद उनका भी एक यही जवाब है कि यहाँ वो पूर्ण बहुमत के साथ एक बार फिर से अपनी सरकार बनाएगी। लेकिन डगर आसान नहीं है सर बीजेपी के लिए भी। नंदीग्राम की एक सीट को लेकर उत्साह बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ा सकते हैं, क्योंकि बाकी सीटों की अगर बात करें तो ममता बनर्जी आगे चल रही हैं। देखिए, निश्चित रूप से अभी जो रुझान आ रहे हैं वो आगे हैं, लेकिन हम लोग का विश्वास है, चूंकि कार्यकर्ताओं ने जो हम लोग को फीडबैक दिया है कि हमारे कार्यकर्ताओं ने जमकर वहां मतदान किया है और उन्होंने प्रभावित करने का प्रयास किया। लेकिन अब कितना सफल हुए हैं प्रभावित करने में हिंसा के माध्यम से, वो तो रिजल्ट बताएगा। लेकिन हम लोगों ने ईमानदारी से काम किया। हमारे आदरणीय नेता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, हमारे गृह मंत्री अमित शाह जी, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष नड्डा साहब से लेके हमारे प्रभारी ने सबने लगातार मेहनत की, आम जनता में विश्वास पैदा किया और लोगों ने यह विश्वास दिलाया कि नहीं, भाजपा को हम चाहते हैं लाना, यहाँ विकास की नदी बहाना चाहते हैं। तो निश्चित रूप से हम मतदान हुआ है, हमारे पक्ष में हुआ है। ठीक है, अब अंतर थोड़ा है, तो देखिए हम लोग का मानना है कि 2 घंटे में अंतर काफी कम हो जाएगा और हम आगे निकल जाएंगे। विनोद जी, एक सवाल है मेरा आपसे। बंगाल का रिजल्ट है, जीत किसी की भी होती है, टीएमसी की या फिर बीजेपी की, नहीं लगता है कि यहाँ पर आरोप ज्यादा लगेगा, कोरोना को फैलाने का इल्जाम ज्यादा लगेगा रेदर देन उत्साह के? एक ये भी सवाल है यहाँ। देखिए, कोरोना कोई इंडिया का मामला नहीं है, कोई बंगाल का मामला नहीं है, पूरे विश्व में फैल चुका है। और आम जनता से बार बार आग्रह किया गया कि आप दूरी बना के रखिए, मास्क लगाइए, अपने को सुरक्षित रखिए। तो पार्टी ने प्रयास किया, हमारी प्रधानमंत्री ने लगातार लोगों से आग्रह करने का प्रयास किया है। तो ये फैलाने से नहीं, खुद फैल रहा है और ये किसी पर आरोप लगाने से नहीं होगा कि किसने फैलाया। यह तो स्वतः जहां लोग बचाव के मुद्रा में थे। विनोद जी, आरोप लगा भी नहीं सकते, विनोद जी अभी आरोप लगा भी नहीं सकते, क्योंकि रैलियों का नजारा भी सर सभी ने देखा है। रैलियों में किस तरीके से सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करवाया जा रहा था उस दौरान जब ये रैलियां हो रही थी, वो भी लोगों ने देखा है। बड़ा सटीक सा सवाल मैंने पूछा सर, जीत किसी की भी हो, टीएमसी की हो या बीजेपी की हो, इल्जाम तो लगेगा कोरोना फैलाने का। उत्साह कितना होगा ये तो नहीं मालूम, लेकिन लोगों के अंदर ये एक सवाल जरूर होगा कि इन रैलियों की वजह से, जिस तरीके से यहाँ पर लगातार लोगों के बीच रैलियां हो रही थी, सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ रही थी, इस वजह से यहाँ पर लोगों का इल्जाम तो जरूर लगेगा। देखिए, कहा ना कि देखिए, कोई बंगाल का मामला नहीं है। कोरोना जहां चुनाव नहीं थे वहां भी फैल रहे हैं और बड़े बड़े महाशक्ति अमेरिका, इंग्लैंड, फ्रांस, जापान कहीं अछूता नहीं रहा है। जहां लोग सजग थे वहां भी फैला है। तो निश्चित रूप से यहां भी फैला है। इसमें किसी पार्टी पर आरोप नहीं जा सकता है, क्योंकि सब लोग सजग थे। सबको साल भर पहले से ही आगाह किया गया था। हमारे यहाँ पिछला बार लॉकडाउन कर दिया था प्रधानमंत्री जी ने, तो विपक्षी दल तरह तरह के आरोप लगा रहे थे, सरकार पर दोष मढ़ रहे थे कि गलत हुआ। तो सरकार चाहकर भी अभी जो हमारी वित्तीय हालत है पूरे देश की, लॉकडाउन नहीं लगा सकती थी और चुनावी प्रक्रिया था, चुनाव होना था। राष्ट्रपति शासन भी हम लगाते तो हम पर आरोप लगता कि जानबूझकर सत्ता हथियाने के लिए ममता जी को हटा के राष्ट्रपति शासन लगा दिया, क्योंकि राष्ट्रपति शासन लगना था अगर वो समय पूरा हो गया था। तो आरोप तो कहीं ना कहीं से लगना था हमें। तो हमने सामान्य प्रक्रिया बहाल करने का प्रयास किया है। जो चुनाव आयोग का काम था उसने खुद ईमानदारी के साथ अपना काम किया है, इसलिए इस पर किसी पर दोषारोपण उचित नहीं होगा। इस पूरी चर्चा में हमारे साथ बिहार झारखंड के संपादक कुंदन कृतज्ञ जी भी जुड़े हुए हैं। कुंदन जी भी आपसे सवाल पूछना चाहेंगे। विनोद जी, एक अहम सवाल, जिस तरीके से तमाम एग्जिट पोल्स में यह दिखाया जा रहा था कि भारतीय जनता पार्टी और तृणमूल कांग्रेस के बीच में कांटे का मुकाबला होगा, लेकिन अब जो शुरुआती रुझान आ रहे हैं, शुरुआती रुझानों में 160 सीटों पर भारतीय जनता, माफ कीजिएगा, टीएमसी आगे चल रही है और महज 92 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार आगे हैं। ऐसे में क्या कहेंगे, मार्जिन बहुत बढ़ता जा रहा है। पूरे भारतीय जनता पार्टी, उसका पूरा आप कह सकते हैं केंद्र सरकार, प्रधानमंत्री अमित शाह, ये पूरा कुनबा लगा रहा और एक महिला ने, एक नारी सब पर भारी पड़ती हुई दिखाई दे रही है। विनोद जी। कुंदन जी, देखिए, सच्चाई है कि वहां जो ग्राउंड रिपोर्ट से हकीकत सामने आ रही थी, उस पर जो एग्जिट पोल होते हैं उसने दिखाया, इसमें कहीं दो राय नहीं है। वहां नीचे स्तर से जाकर उन्होंने फीडबैक लिया और आम जनता बोल रही थी कि भाजपा वहां 200 के पार जाएगी।
कोई हम नहीं बोल रहे थे, आप नहीं बोल रहे थे। तो निश्चित रूप से जो भी चैनल वाले दिखाए गलत नहीं दिखाए हैं, लेकिन निश्चित रूप से अगर हम पीछे जाते हैं तो निश्चित रूप से इसमें हिंसा का बहुत बड़ा हाथ होगा। जो ममता बनर्जी जी ने फैलाने का काम किया, अपने लोगों के माध्यम से बम फेंकवाए, गोलियां चलवाए, पुलिस पर आक्रमण करवाए, लोगों में एक दहशत फैलाने का काम किया है, तो उसका उनको फायदा मिल सकता है। लेकिन आम जनता अभी भी मेरा विश्वास है कि भाजपा के साथ है, कमल के साथ ही, वो डर से भले ही सभी बूथों पर नहीं निकली हो, उसका अगर असर पड़ेगा तो मुख्य कारण वही होगा। क्योंकि ममता जी जान रही थी कि जनाक्रोश मेरे खिलाफ है, यहाँ की जनता हमको डिसलाइक कर रही है। उनके सारे साथी छोड़ चुके थे, जो प्रमुख साथी थे, जो उनके साथ काम करके टीएमसी को खड़ा करने वाले थे, सब लोगों ने उनका साथ छोड़ दिया था। तो उन्होंने कार्यकर्ताओं को हथियार बनाया और उनको प्रेरित किया हिंसा के लिए, उनको तरह तरह की सुविधाएं, बम और गोली की व्यवस्था करवाई। तो निश्चित रूप से अगर उनकी जीत होती है तो मुख्य कारण हिंसा ही होगा और भय का वातावरण होगा। चलिए विनोद जी, एक अगला सवाल, पश्चिम बंगाल और असम पर आपने इतना फोकस कर दिया कि दक्षिण में आपके हाथ कुछ खास नहीं हासिल हो रहा है। तमिलनाडु से आप सत्ता से बाहर होते हुए दिखाई दे रहे हैं, जहां डीएमके 122 सीटों पर आगे चल रही है, वहीं पर एआईडीएमके और बीजेपी गठबंधन महज 60 सीटों पर आगे चल रहा है। केरल की भी वही स्थिति है, केरल में आप महज 1 सीट पर आप बढ़त बनाए हुए दिख रहे हैं और पुडुचेरी की भी स्थिति कुछ खास नहीं है। ऐसे में नहीं लगता आपको कि असम और पश्चिम बंगाल में सारा फोकस कर देने का नुकसान दक्षिण में उठाना पड़ रहा है आपको? देखिए कुंदन जी, होता क्या है कि हम राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में काम करते हैं। हम भाजपा हमारी राष्ट्रीय पार्टी है, पूरे राष्ट्र को एक नजर से देखती है, लेकिन कहीं कहीं स्थानीय मुद्दे हावी हो जाते हैं। तो मेरा मानना है कि केरल और तमिलनाडु में कहीं ना कहीं स्थानीय मुद्दे हावी हो गए और वहां जो रिजल्ट आ रहा है, स्थानीय मुद्दों पर चुनाव लड़ा गया है और लोग उसको ज्यादा कहीं कहीं पसंद करते हैं, स्थानीय मुद्दों को लेकर लड़ाई लड़ते हैं, तो झुकाव उनका हो जाता है। तो ये अगर हम पीछे जा रहे हैं तो उसमें हमारा बंगाल पर फोकस और असम पर फोकस कोई कारण नहीं का। अगर वहां भी लगातार भी हम काम करते होते तो वही रिजल्ट होता, क्योंकि वहां राष्ट्रीय मुद्दे गौण हो जाते हैं और स्थानीय मुद्दे को लोग तवज्जो देते हैं। तो वहां के लोगों ने निश्चित रूप से स्थानीय मुद्दे को आगे रखा है और राष्ट्रीय मुद्दे को गौण करने का प्रयास किया है, जिसके कारण हम वहां बहुत सफल नहीं हो पा रहे हैं। तो इस खास चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। यहाँ पर लगातार बात इसी की हो रही है कि आखिर कौन सत्ता पर काबिज होगा। क्या एक बार फिर से ममता बनर्जी यहां पर रिपीट करेंगी या फिर बीजेपी को मौका मिलेगा यहां पर कमल खिलाने का और बीजेपी कुछ नया करेगी? हालांकि तस्वीर अभी कुछ ही देर में यहां पर क्लियर हो जाएगी, थोड़ा सा वक्त लगातार, लेकिन एग्जिट पोल सामने आ रहे हैं। एग्जिट पोल की अगर बात करें तो एग्जिट पोल में कभी यहां पर टीएमसी आगे नजर आ रही है तो कभी यहां बीजेपी आगे नजर आ रही है। लगातार चल रहा है मामला। कुंदन जी, मेरा आपसे एक सवाल है, लगातार जिस तरीके से पश्चिम बंगाल पर इस वक्त सबकी निगाह टिकी हुई है, ऐसे में सबसे ज्यादा फोकस अगर बीजेपी की तरफ से किया गया है तो वो यहां पश्चिम बंगाल की सीट पर किया गया है, असम की सीट पर किया गया है। अभी जो अपडेट आया है वो तमिलनाडु में यहां पर पीछे नजर आ रही है। साफ तौर पर देखा जाए तो पूरा जो एक फोकस है वो फोकस यहां पर असम और पश्चिम बंगाल की सीट पर ही बीजेपी का नजर आ रहा है, लेकिन टीएमसी लगातार रुझानों के हिसाब से यहां आगे नजर आ रही है। देखिए कंचन, स्थिति यह है कि पश्चिम बंगाल के जो रुझान आ रहे हैं, एग्जिट पोल समाप्त हो चुका है, अब तो मतगणना के रुझान आ रहे हैं और मतगणना के रुझानों की बात अगर कर लें तो भारतीय जनता पार्टी केवल और केवल असम में कह सकते हैं कमल खिलाने की स्थिति में नजर आ रही है। बाकी अगर हम बात करें तमिलनाडु में डीएमके के साथ कांग्रेस गठबंधन में जो चुनाव लड़ी थी, 234 सीटों में 191 सीटों के रुझान आ चुके हैं, जिसमें 128 सीटों पर जाहिर सी बात है 234 सीटों में से 118 सीट चाहिए वहां बहुमत के आंकड़े के लिए। डीएमके और कांग्रेस गठबंधन 128 सीटों पर आगे चल रही है, उसे 44 सीटों का फायदा हो रहा है। वहीं
AIADMK जयललिता की जो पार्टी थी AIADMK और भारतीय जनता पार्टी 61 सीटों पर आगे चल रहे हैं। उन्हें अभी तक 47 सीटों का नुकसान हुआ है। अगर हम दूसरी तरफ बात करें पश्चिम बंगाल की, तो 162 सीटों पर टीएमसी आगे चल रही है, लीड कर रही है, उसे 42 सीटों का नुकसान हुआ है। हालांकि यह अनुमान लगाए जा रहे थे कि टीएमसी को भारी नुकसान होगा। बीजेपी 117 सीटों पर आगे चल रही है, उसे 114 सीटों का फायदा होता हुआ दिख रहा है। लेफ्ट वामपंथी दल जो कांग्रेस के साथ चुनाव लड़ी थी वह 3 सीटों पर आगे चल रही है, अन्य 1 सीटों पर आगे चल रहे हैं। तो कुल मिलाकर स्थिति है, सिंगूर से तृणमूल कांग्रेस के उम्मीदवार आगे चल रहे हैं। अशोक डिंडा पूर्व भारतीय क्रिकेट प्लेयर पीछे चल रहे हैं। बीजेपी की लॉकेट चैटर्जी पीछे चल रही हैं। अगर कहीं बीजेपी से किसी एक बड़े दिग्गज की बात करें तो तीसरे राउंड के बाद शुभेंदु अधिकारी 8106 वोटों से ममता बनर्जी से आगे चल रहे हैं। अगर वहीं हम पुडुचेरी की बात करें तो 30 सीटों में से 14 सीटों के रुझान आ चुके हैं। 10 सीटों पर नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस चल रहा है, 3 सीटों पर यूपीए आगे चल रहा है और अन्य 1 सीटों पर आगे चल रहे हैं। तो स्थिति अभी तक जो है असम में भारतीय जनता पार्टी के लिए एक सुखद स्थिति बनती हुई दिख रही है, साथ ही केंद्र शासित प्रदेश पुडुचेरी में सुखद स्थिति बनती हुई दिख रही है। तमिलनाडु, केरल और पश्चिम बंगाल इन तीनों राज्यों से बीजेपी के लिए अच्छी खबरें नहीं आ रही हैं। कंचन। बिल्कुल कुंदन जी, यहाँ पर एक और बड़ा सवाल है। यहाँ पर अगर चुनाव प्रचार की बात करें, जिस तरीके से टीएमसी आगे नजर आ रही है, यहाँ पर ममता बनर्जी ने और बीजेपी ने, दोनों ही पार्टियों ने कोई कोर कसर नहीं छोड़ी थी। दोनों ही पार्टियों ने यहाँ पर लगातार प्रचार प्रसार किया। ममता बनर्जी ने तमाम मंदिरों में यहाँ पहुंची, मंदिरों में जाकर उन्होंने दर्शन किया। यहाँ पे इसके साथ ही अगर बात करें तो खुद को एक हिंदू दिखाने का जो एक ट्रेंड यहाँ पर है तमाम नेताओं में, वो सबसे ज्यादा यहाँ पर चुनाव आते ही दिखने लग जाता है। बड़ा सवाल, चुनाव आते ही सब नेता अपने आप को यहाँ हिंदू बताने का एक ट्रेंड अपना लेते हैं। इसके पीछे क्या कुछ वजह रही? क्या यहां पर वोटों को अपनी तरफ खींचना चाहती थी ममता बनर्जी? क्योंकि जैसे ही चुनाव प्रचार उन्होंने शुरू किया, तमाम मंदिरों में नजर आई, पूजा पाठ करती हुई नजर आई और तमाम मंदिरों में जाकर यहां खुद को हिंदू बताने का जो एक ट्रेंड है वो यहां पर उन्होंने अपना लिया था। देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने पश्चिम बंगाल चुनाव के लिए जो रणनीति तय की थी, उस रणनीति में एक चीज बहुत स्पष्ट था कि मुस्लिम मतदाता इन 292 विधानसभा सीटों में बहुत अधिकतम सीटों पर मुस्लिम मतदाता डिसाइडिंग फैक्टर्स के तौर पर काम कर रहे थे। और भारतीय जनता पार्टी ने एक स्ट्रैटेजी के तहत यह साबित करने की कोशिश की कि ममता बनर्जी केवल और केवल मुस्लिम मतदाताओं के समर्थन पर ही आधारित हैं। भारतीय जनता पार्टी ने कहीं ना कहीं पोलराइज करने की कोशिश की हिंदू वोट्स को, जिससे वह बहुमत हासिल कर सके। और जब इस बात का सामना, स्ट्रैटेजिक कन्फ्रंटेशन टीएमसी और बीजेपी के बीच में हुआ, तब जाकर कहीं ममता बनर्जी ने हिंदुओं के साथ भी अपनी यूनिटी दिखाने की कोशिश की और यह साबित करने की कोशिश की कि तृणमूल कांग्रेस केवल और केवल मुस्लिम मतदाताओं या मुस्लिम वोटर्स के लिए नहीं है, वह हिंदुओं के लिए भी उतनी ही हितकारी है, उतनी ही चिंता करती है। और तब आप देखेंगे ममता बनर्जी मंदिरों में उन्होंने जाना शुरू किया, जय श्री राम के उद्घोष लगाने शुरू किए और इस तरह के तमाम जो गतिविधियां थी उसको शुरू किया। और यही काउंटर था जिसने ममता बनर्जी को दोबारा से दलित और पिछड़े समाज के लोगों के बीच में और हिंदुओं के बीच में एस्टैब्लिश किया। और आज स्थिति यह है कि जो एग्जिट पोल जो आज से 2 दिन पहले 29 तारीख के सामने जो एग्जिट पोल के नतीजे बता रहे थे, कांटे के संघर्ष की भविष्यवाणी कर रहे थे, अब वह कांटे का संघर्ष कम से कम होता हुआ नहीं दिख रहा है। 292 में से 286 सीटों के रुझान मिल चुके हैं। 164 सीटों पर टीएमसी और 115 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी आगे चल रही है। जो फासला है, जो अंतर है, वो लगभग 50 सीटों के आसपास का जाकर बैठ रहा है। तो कहा यह जा सकता है कि एक कंफर्टेबल मार्जिन, एक कंफर्टेबल लीड लेकर टीएमसी चल रही है। अब ऐसे में बीजेपी ने जितने भी स्ट्रैटेजी लागू की थी, और साथ ही साथ एक दूसरी बात आपको बताना चाहूंगा,
प्रशांत किशोर को आज के वक्त में भूलने की जरूरत नहीं है। प्रशांत किशोर ने जो भविष्यवाणी की थी, जो स्ट्रैटेजी अप्लाई किया था, शायद उस स्ट्रैटेजी पर टीएमसी को सफलता मिलती हुई दिख रही है। कंचन, बिल्कुल कुंदन जी, ये कह सकते हैं कि ये एक बड़ी वजह है अपनी इमेज को सही करने का, और इसी वजह से ममता बनर्जी ने, मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने इस बार यहाँ पर कम मुसलमानों को टिकट दिया, यानी कम मुस्लिम लोगों को यहाँ पर अपना टिकट दिया है। अपने आप को हिंदू दिखाने में ज्यादा बिजी रही हैं और उसी पर यहाँ पर ज्यादा जोर देती हुई नजर आई हैं। बिल्कुल, आप कह सकते हैं कि जहां एक तरफ यह भी अब आरोप लगने लगे हैं कि भाजपा ने पश्चिम बंगाल में अपना टीएमसीकरण कर लिया है, टीएमसी की रणनीति को एडॉप्ट करने की कोशिश की है, और वहीं यह भी आरोप लग रहे हैं कि टीएमसी का भाजपाईकरण हो गया है। और जैसे मैंने आपको बताया कि इस बार पश्चिम बंगाल के चुनाव जो लड़े गए हैं कंचन, 4M1Y पर लड़े गए हैं। मिडिल क्लास, महिला, मथुआ, मुस्लिम्स और यूथ, ये 5 फैक्टर्स पश्चिम बंगाल में इस बार बहुत ही डिसाइसिव फैक्टर साबित होंगे। और खास करके जो हरिजनों की है कम्युनिटी, या कह सकते हैं दलितों की जो कम्युनिटी है, उस कम्युनिटी ने इस बार जो रुझान आ रहे हैं, उस रुझान से यह स्पष्ट हो रहा है कि उन्होंने टीएमसी का साथ नहीं छोड़ा है, और शायद नतीजे उसी तरफ इशारा कर रहे हैं। हालांकि जैसे जैसे समय बीतेगा इन नतीजों को और स्थायित्व प्रदान होगा, और यह देखना अहम होगा कि आज अगर पश्चिम बंगाल में टीएमसी की जीत होती है तो भारतीय जनता पार्टी के लिए यह एक बहुत बड़ा गहरा धक्का लगेगा, क्योंकि जिस तरीके से पूरा भाजपा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अमित शाह, जेपी नड्डा, कैलाश विजयवर्गीय और तमाम केंद्रीय मंत्रिमंडल के जितने लोग थे, उन लोगों ने एकजुट होकर पूरी ताकत झोंक दी थी। तमाम स्ट्रैटेजी, सोशल मीडिया, ये तमाम चीजें वहां पर काम कर रही थी। लेकिन मैंने अभी आपसे थोड़ी देर पहले कहा, एक नारी वो सब पर भारी पड़ती हुई दिखाई दे रही है। और ममता बनर्जी का कद, अगर आज टीएमसी दोबारा से सत्ता में लौट कर आती है, ममता बनर्जी का कद बहुत बड़ा होगा। और अब खतरा नरेंद्र मोदी को केंद्र में अगर किसी से होगा तो ममता बनर्जी से होगा। प्रियंका गांधी, राहुल गांधी, तमाम हस्तियों को किनारे कर दीजिए। ममता बनर्जी अगर आज जीत कर आती हैं तो केंद्र की सरकार के लिए बहुत बड़ी चुनौती बन जाएंगी। कंचन, बिल्कुल कुंदन जी, यहाँ पर एक और सवाल है। जिस तरीके से अभी हम बात कर रहे हैं कि अगर टीएमसी जीतती है, अगर ममता बनर्जी जीतती है, तो यहाँ पर केंद्र सरकार के लिए एक बड़ा धक्का होगा। इसके साथ ही यहाँ एक और सवाल, जिस तरीके से लगातार हम बात कर रहे हैं, यहाँ पर अगर मैं कहूँ तो कुछ वक्त पहले ही टीएमसी यानी कि ममता बनर्जी की तरफ से ये कहा गया था कि बीजेपी के मजबूत राजनीतिक ताकत बनने के बाद उनकी पार्टी को अल्पसंख्यक समर्थक इमेज के कारण काफी ज्यादा नुकसान हुआ है। कंचन, अपना सवाल दोहराएंगे फिर से? कुंदन जी, अगर मैं यहाँ पर कहूँ कि जिस तरीके से इस बार खुद को हिंदू दिखाने का जो एक ट्रेंड यहाँ पर नजर आया है ममता बनर्जी की तरफ से, न सिर्फ ममता बनर्जी की तरफ से, अगर मैं कहूँ तो जब भी चुनाव आते हैं तब तमाम नेता अपने आप को यहाँ पर हिंदू दिखाने के ट्रेंड को अपना लेते हैं। अगर बात करें गुजरात विधानसभा चुनाव की, तो उस दौरान भी राहुल गांधी ने खुद को यहाँ पर दत्तात्रेय दिखाने का पूरा प्रयास किया था। अखिलेश यादव भी गंगा नहाते हुए नजर आ रहे थे, लोगों से मुलाकात करते हुए नजर आ रहे थे, खुद को हिंदूवाद यहाँ पर बताते हुए नजर आ रहे थे। इन तमाम बातों के बीच में मुख्यमंत्री यहां पर ममता बनर्जी का यह भी कहना था कि बीजेपी के मजबूत राजनीतिक ताकत बनने के बाद उनकी पार्टी को अल्पसंख्यक समर्थक इमेज की वजह से नुकसान हो सकता है। देखिए, यह सब पोल स्ट्रैटेजी होता है, और पोल स्ट्रैटेजी के दौरान आप अलग अलग धर्म, अलग अलग संप्रदाय के लोगों को अपनी तरफ आकर्षित करने के लिए अलग अलग तरीके के टैंट्रम्स करते हैं, हथकंडे अपनाते हैं। इस बार मूल रूप से अगर आप देखेंगी तो टीएमसी 3 प्लान पर काम कर रही थी। उसके जो स्ट्रैटेजिस्ट थे, पॉलिटिकल स्ट्रैटेजिस्ट थे प्रशांत किशोर, और प्रशांत किशोर ने 3 प्लान लागू किए थे। पहला प्लान था कि ममता बनर्जी पिछले 2 चुनाव में जिस रणनीति, जिस स्ट्रैटेजी के तहत चुनाव लड़ती रही थी, उसी स्ट्रैटेजी के तहत चुनाव लड़ा जाएगा। और शायद पिछली स्ट्रैटेजी के तहत चुनाव लड़ने की वजह से 211 सीटों के साथ विधानसभा में टीएमसी बहुत मजबूती के साथ उभर कर आई थी। और दूसरी पार्टी
के तौर पर अगर बात कर लें तो कांग्रेस 44 सीटों के साथ विधानसभा में मौजूद थी। लेकिन प्लान ए के बाद प्लान बी की जरूरत तब पड़ी जब भारतीय जनता पार्टी ने मथुआ संप्रदाय के साथ, मथुआ कम्युनिटी के साथ राष्ट्रीयता की बात करना शुरू किया, उन्हें स्थानीयता के मुद्दे को लेकर आकर्षित करने की कोशिश की। तब जाकर प्लान बी को इंप्लीमेंट किया गया और प्लान बी के तहत तमाम दलित समुदाय, जो निचले तबके के लोग हैं, और मथुआ समुदाय के लोगों को ममता बनर्जी ने प्लान बी के तहत बहुत सारे कमिटमेंट्स किए और उन कमिटमेंट्स के आधार पर उन्हें रिटेन करने की कोशिश की। उसके बाद फिर प्लान सी इंप्लीमेंट किया गया जब भारतीय जनता पार्टी ने ममता बनर्जी को मुस्लिम प्रो लीडर के तौर पर एस्टैब्लिश करना शुरू किया और यह बताने की कोशिश की कि ममता बनर्जी हिंदू विरोधी हैं, हिंदुओं के खिलाफ काम करती हैं। ममता बनर्जी केवल और केवल दलित और मुस्लिम, इन दो समुदायों के लिए काम करती हैं। इस प्लान सी पर जब बीजेपी ने काम करना शुरू किया तब जाकर इसके एडवर्स इफेक्ट्स से बचने के लिए ममता बनर्जी ने मंदिरों का दौरा शुरू किया और ममता बनर्जी जय श्री राम के उद्घोष लगाने लगी। और सबसे अहम बात, जिस तरीके से ममता बनर्जी ने एक सेंटिमेंटल सिंपैथी कार्ड खेला अपनी दुर्घटना को लेकर, वो व्हील चेयर पर प्लास्टर लगे पैरों के बीच में जनता के बीच में पहुंचती थी और वो जो सिंपैथी वोट, वो इमोशनल कार्ड खेलने की कोशिश की, उसने भी शायद ममता बनर्जी की बहुत मदद की है। और स्थिति यह है कि अभी 288 सीटों के जो रुझान आए हैं उसमें 175 सीटों पर टीएमसी आगे चलती हुई दिखाई दे रही है, जहां बहुमत के आंकड़े के लिए महज 147 सीटों की जरूरत है। तो कहा यह जा सकता है कि टीएमसी ने एक कंफर्टेबल मार्जिन बना रखा है और ऐसे में ममता बनर्जी की वापसी पश्चिम बंगाल में होती हुई दिखाई दे रही है। कंचन। बिल्कुल कुंदन जी, इसी पर अपनी यहाँ पर चर्चा को बरकरार रखेंगे, आगे और भी बातचीत करेंगे, क्योंकि लगातार अगर देखें तो हॉट सीट नंदीग्राम पर भी सबकी नजर बनी हुई है और लगातार यहाँ पर एग्जिट पोल्स पर भी सबकी नजर बनी हुई है। फिलहाल यहाँ